फ्रेंड्स, आई एम मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक ऑनेस्ट टॉक करेंगे क्लास 10th के बारे में। आप सभी जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आई नो कि अभी आप बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। बिकॉज देखो, सीबीएसई ने अपनी डेट शीट रिलीज कर दिया, आपके एग्जाम्स फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, डेट शीट आ चुकी है। ओके, एंड अब देखो दिसंबर भी खत्म होने वाला है, हमारे पास सिर्फ जनवरी का मंथ ही बाकी है जिसमें हम अपनी जो है फाइनल प्रिपरेशन, फाइनल रिवीजन करेंगे। ओके, सो वेरी लेस टाइम इज लेफ्ट एंड अभी आप सभी पहली बार अपने बोर्ड एग्जाम्स दोगे, है ना। सो इट्स नेचुरल कि नर्वस लग रहा होगा, स्ट्रेस्ड फील हो रहा होगा। तो क्या क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट हैं जितने आप सोच रहे हो? क्या होता है बोर्ड एग्जाम्स में एंड क्या क्या ऐसे मिथ्स हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर, उसके बारे में हम अच्छे से एक ऑनेस्ट टॉक करेंगे। बिकॉज देखो, अभी मैं क्लास 12th में हूँ, अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दे चुकी हूँ एंड 11th मैंने दे दिया, अब मैं 12th में हूँ। नाउ आई एम गोना गिव माय 12th बोर्ड एग्जाम। सो इसीलिए 10th में एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो मैं आपको कुछ एडवाइजेस दूंगी एंड आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी, सो दैट यू कैन यू कैन गेट रिलैक्स्ड एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो फ्रेंड्स देखो, बोर्ड एग्जाम्स हैं आपकी, पहले बोर्ड एग्जाम्स हैं, देन 12th में आपके ये बोर्ड एग्जाम्स होंगे, 11th में नहीं होते, है ना। तो अभी 10th का जो आपका सारा सिलेबस है जो आप पढ़ रहे हो, सबके पास 5 सब्जेक्ट्स तो हैं ही, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके पास 6 सब्जेक्ट्स भी हैं, एडिशनल सब्जेक्ट भी है। तो ये जो कुछ आपका सिलेबस है, इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है, कंसेप्ट को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर पाओगे, है ना। तो आपको वो 9th वाली जो हम रट्टाफिकेशन करते थे, क्वेश्चन आंसर्स को याद करते थे, वो नहीं करना है, हमें कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, ये अभी सबको पता भी होना चाहिए दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट समझ लिए, देन आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। ऐसे ही होता है बोर्ड एग्जाम में। ओके, बोर्ड एग्जाम का मेन डिफरेंस क्या होता है कि देखो 9th तक तो बोर्ड एग्जाम एंड नॉर्मल एग्जाम में ये डिफरेंस होता है कि 9th तक तो देखो जो स्कूल था वही आपको पढ़ाता था एंड देन जो एग्जाम है वो भी स्कूल ही बनाता है, मतलब स्कूल ही आपका क्वेश्चन पेपर बना के आप क्वेश्चन पेपर देता है एंड देन यू आंसर दोज क्वेश्चंस। लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता। जो सीबीएसई है, जो आप सीबीएसई है, वो क्वेश्चन पेपर बना के देती है एंड देन यू हैव टू आंसर इट। तो स्कूल नहीं बनाता है क्वेश्चन पेपर। तो अब आपको तो नहीं पता कि सीबीएसई कौन से क्वेश्चंस डालेगा, कौन से क्वेश्चंस नहीं डालेगा, तो उसके लिए कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज देखो 9th तक तो टीचर थोड़ा बहुत बता भी देते हैं कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, एडवांटेज रहता है। लेकिन अभी देखो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर बना के देगी एंड हमें नहीं पता कौन से क्वेश्चन आने वाले, कैसे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो वो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट लगता है कि भाई अब सीबीएसई पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन पेपर बना के देगी। तो लेट मी क्लियर दिस फॉर यू कि कोई मुश्किल पेपर आउट ऑफ द बुक जो पेपर है वो नहीं बनता है। जो आप पढ़ रहे हो ना भाई एनसीईआरटी में, जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, एसएसटी की, उन्हीं में से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरी बुक से क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। जो आप पढ़ रहे हो उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी बनाए जा सकते हैं, तो ये ट्विस्ट है। तो इसलिए उसको सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। ओके, काफ़ी फ्रेंड्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई जो बोर्ड एग्जाम्स है वहाँ पे तो लाइक चीटिंग वगैरह भी होती होगी, है ना। देखो मैंने अपने बोर्ड एक्सपीरियंस का भी वीडियो बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये बोर्ड एक्सपीरियंस का मैंने अपना बताया था कि मैंने जब बोर्ड एग्जाम्स दिए थे तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ पर कैसा माहौल होता है, कैसा इन्वायरमेंट होता है। काफ़ी फ्रेंड्स को ये भी लगता है कि वहाँ पर चीटिंग वगैरह होती है या नहीं होती, ये भी कन्फ्यूजन रहता है। ओके, कैसे टीचर्स होते हैं, कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है, वो सब आप इस वीडियो में जान सकते हैं। मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि चीटिंग वगैरह वहाँ पे बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है, टीचर्स होती हैं, एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठा होता है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप कहीं से पूछ के आंसर कर दोगे। तो जो आप पढ़ के गए हो, जितना आपको आता है वैसे आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे। ओके, सो ये थॉट अपने मन में से निकाल दो कि वहाँ पे कुछ हो जाएगा मिराकलसली, आपको कोई बता देगा आंसर एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर इट। ऐसा नहीं होने वाला है। तो अभी तैयारी कर लो एंड जितना आपको आएगा तभी आप उतना ही आंसर कर पाओगे। ओके, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। एंड सिटिंग अरेंजमेंट, हर एक बेंच पर एक स्टूडेंट बैठता है ऐसे लाइन में, और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, है ना। एंड अलग अलग स्कूल्स जो हैं असाइंड होते हैं, ठीक है। आपको रोल नंबर मिलता है, अपना एडमिट कार्ड मिलता है, वो सब आप लेकर जाते हो एंड देन एक फिक्स्ड टाइम पर आपकी एंट्री होती है, आप अपनी क्लासेस में जाकर बैठते हो, ठीक है। तो ये पूरा आपका बोर्ड एग्जाम्स का होता है। कोई डिफरेंट नहीं होता कि भाई किसी अलग ही तरीके से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। जैसे हम स्कूल्स में कंडक्ट करते हैं एग्जाम, वैसे ही बोर्ड एग्जाम होता है, बस एक दूसरे स्कूल में जाके होता है ना। आप दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी बैठते हो, तो सेम तरीके से ही कंडक्ट होता है। एंड इतना डरने वाली भी कोई बात नहीं है कि भाई बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं कैसा ही होता होगा, पता नहीं कैसे क्वेश्चन पेपर है, हमें कुछ अलग तरीके से ही आंसर बना
बना के लिखना होता होगा, कुछ अलग से ही लिखना होता होगा, कुछ अलग से ही हमें प्रिपेयर करना होता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो आप कर रहे हो वही होता है। बस बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया क्या है। क्वेश्चन जो है, पेपर जो है वो CBSE बनाती है एंड कहीं और स्कूल में जाके कंडक्ट होता है आपका एग्जाम। तो ये जो है कंफ्यूजन मिथ है, काफ़ी फ्रेंड्स को रहता है। अब देखो, ये सब बोल के एकदम तो आपकी सारी नर्वसनेस खत्म नहीं होगी, एकदम सारा स्ट्रेस तो खत्म नहीं होगा, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी चीज़ पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो नर्वसनेस रहती है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो उसको खत्म करने की। ओके, तो वो नर्वसनेस आप पर हावी ना हो उसके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग करो, हर एक कंसेप्ट को स्ट्रांग करो। मैं आपको थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट्स की एडवाइस भी देना चाहती हूँ। साइंस में जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ना। केमिस्ट्री में जितने भी सारे रिएक्शंस गिवन है आपकी एनसीईआरटी में वो आपको करने हैं, ठीक है। वो चाहे इन बिटवीन हो या फिर एक्टिविटीज़ वाले रिएक्शंस हो, जितने भी बुक में रिएक्शंस गिवन है सबको कर दो, ठीक है। कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के नाम बनाने आपको आने चाहिए। केमिस्ट्री कुछ स्पेसिफिक टिप्स हैं, ठीक है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हो गए, न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में काफ़ी फ्रेंड्स कन्फ्यूजन फेस करते हैं, तो फॉर्मूलाज सारे याद करो एंड देन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। साथ साथ आपको एक रेफरेंस बुक की भी जरूरत होती है, वो आप कोई भी अपनी चॉइस की बुक ले सकते हैं, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, PYQs करो, सैम्पल पेपर्स करो। सैम्पल पेपर्स कब करने? जनवरी में करने सैम्पल पेपर्स। अभी दिसंबर में तो आपके एग्जाम्स भी चल रहे होंगे, दिसंबर के प्री बोर्ड्स वगैरह भी चल रहे होंगे, है ना। अब आप अपनी फाइनल रिवीजन कर रहे हैं, फाइनल जो सिलेबस है उसको खत्म कर रहे हो, तो जनवरी में आप अपने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स तो तब हो जाएंगे। तो अभी आप क्या करोगे, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, जो जो वीक है उसको देखो, क्या वीक है आपके कंसेप्ट, उनको स्ट्रॉन्ग करो, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। PYQs हो गए, उनकी प्रैक्टिस करो, ओके। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं, एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस गिवन है वो तो करने ही करने हैं। काफ़ी फ्रेंड्स सोचते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, बहुत हो गया। नहीं, एनसीईआरटी के अलावा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। PYQs करोगे तो पता चलेगा कि पिछले बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सैम्पल पेपर्स करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कितने सेक्शंस होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हैं एंड कैसे आंसर करना है। तो सैम्पल पेपर आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता देता है बोर्ड एग्जाम का, इसीलिए इन्हें स्किप बिल्कुल मत करना। PYQs प्रैक्टिस कम कर लो लेकिन करने जरूर है, पता आपको आइडिया लग जाएगा, ओके। एंड सैम्पल पेपर्स का भी। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ये जो है प्रिपरेशन का पूरा फ्लो चार्ट होता है। कंसेप्ट समझो एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे वीडियोस हैं फुल एक्सप्लेनेशन के, हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। एंड देन एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझने के बाद में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने के बाद में अगर आपके पास एग्जाम्पलर है और कोई रेफरेंस बुक है, वहाँ से आप क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करोगे। PYQs होते हैं, उसमें PYQs करोगे एंड देन सैम्पल पेपर्स करोगे। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिनका देखो स्कोर का गोल सबका अलग होता है। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 70-80% तक इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को पिछले टाइम से बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 90+, 95+ स्कोर करना चाहते हैं। तो सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ठीक है। जो भी आपने अपना ड्रीम बनाया, अपना गोल बनाया, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। देखो जो 60% के लिए पास होने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अपने मेनली एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हो तो बहुत हो जाता है, ठीक है। जो 70-80% के लिए एम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को पूरा अच्छे से डन करो, 1-2 सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लो, है ना। एंड जो अपने वीक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। अभी जो पास होना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अगर आप 1-2 कंसेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता है, वीक लगता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उसको छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है। उसको छोड़ने के बाद में आप बाकी सबको ठीक कर लेते हो तो तब भी आप पास हो जाओगे। 70-80% जो स्कोर करना चाहते हैं, लाइक जिस उस रेंज में जो स्कोर करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको अपने वीक टॉपिक्स पर थोड़ा ध्यान देना होगा एंड 1-2 सैम्पल पेपर्स करने होंगे। एंड जिनका टारगेट 90+ का, तो मैं तो क्या ही बताऊँ, सब कुछ आपको पता ही होगा कि आपको सारे कंसेप्ट्स करने हैं, हर एक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी वीक कंसेप्ट नहीं रहना चाहिए। एंड देन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, देन रेफरेंस बुक में से जो PYQs वगैरह हैं वो सब आप करोगे। एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 5-6 सैम्पल पेपर्स आपको हर एक सब्जेक्ट के करने ही हैं, ओके। देन यू विल बी लाइक कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम्स का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से जो है एग्जाम्स पूछे जाएंगे। अब देखो आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिला है, काफ़ी दिन की हॉलीडेज आपको बीच में मिली है ना। आपके पास 5 डेज़ की हॉलीडेज हैं, 4 डेज़ की हॉलीडेज हैं साइंस के लिए, सो यू हैव इनफ टाइम फॉर इन बिटवीन रिविजन। जब आपको एक एग्जाम हो जाएगा, दूसरे एग्जाम के बीच में आपके पास है 3-4 दिन जिसमें आप फाइनल रिविजन कर सकते हो। उसमें कोई तैयारी नहीं होगी, बस रिविजन होगी, गो थ्रू करोगे आप, उसमें कुछ नहीं करना होता है ना। तो आपको बीच में
रिवीजन का टाइम भी इनफ मिला है। फरवरी के भी स्टार्टिंग आपके पास 15 दिन होंगे, तो उसमें भी आप फाइनल रिवीजन ही करने वाले हो। ओके, तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। अभी काफ़ी फ्रेंड्स जो है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो गया होगा, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है कि अभी तुम्हारे इतने सारे चैप्टर बाकी हैं, सिलेबस ही नहीं हुआ है, कैसे करेंगे ये सब। तो अभी फिर उस वजह से और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है एंड हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारी प्रोडक्टिविटी, हम इतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, है ना। तो उसके लिए तो फ्रेंड्स देखो, जितना अब आपके पास टाइम बाकी ना, देखो ऑलमोस्ट अ मंथ से ज़्यादा आपके पास बाकी है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स आपके पास बाकी हैं, है ना। फरवरी के भी हम 15 दिन काउंट कर लें, जनवरी के भी थोड़े दिन बाकी हैं, 10 डेज बाकी हैं, तो इनको भी अगर हम काउंट कर लें तो आपके पास 1.5 मंथ है। इसमें आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ऑलमोस्ट अपना सारा सिलेबस कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट होके मेहनत करो तो, ठीक है। अभी जितना पैनिक करोगे ना, पैनिक करने में टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी आपको अपनी पावर सेविंग मोड में आना है कि अब जो हो गया वो हो गया, जो पास्ट में जा चुका है वो हो गया, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नाउ यू कुड द ओनली टाइम यू कुड यूज इज द प्रेजेंट। तो अभी जो आप जितना सिलेबस कर चुके हो, जितने चैप्टर्स हो गए हैं उन्हें छोड़ दो, एंड जितने आपके अब चैप्टर्स बाकी हैं, जितना सिलेबस बाकी है उस पर फोकस करो, दैट नाउ हाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट। तो उसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि हाँ, इस चैप्टर को इस दिन करूंगा, देन इस चैप्टर को इस दिन, एंड देन इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, तो इतने टाइम तक मेरा ये कंसेप्ट पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, देन यहाँ से यहाँ तक मैं PYQs करूंगा, देन इतने दिन में सैम्पल पेपर्स करूंगा। तो इस टाइप से अब आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत है ना। पैनिक करने में किसी का फायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं होगा। एंड अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। देखो काफ़ी फ्रेंड्स को लगता है कि 10th के एग्जाम्स के जो मार्क्स होते हैं वो मैटर ही नहीं करते, आगे क्या फ़ायदा है, 10th में अच्छा स्कोर भी कर लेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा हमें, आगे कोई इसका फ़ायदा नहीं है, कम आ जाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा, आपको एक अपने आप पर एक सेल्फ रीअश्योरेंस आएगा कि हाँ, मैंने ये स्कोर किया है, मैंने अपनी मेहनत से इतने मार्क्स मैं लेकर आया हूँ, तो आगे भी मैं ला सकता हूँ। एंड ये 10th के जो आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो ना, ये आपके आगे आने वाली क्लासेस में इतना ज़्यादा यूज़ होंगे, आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि ये जो कंसेप्ट हैं इनका आगे बार बार यूज़ होगा। तो इनको इसीलिए अभी डन करो, आगे की प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प हो जाएगी उसमें। एंड अच्छा स्कोर करते हो तो आगे आपको फायदा इसका डेफिनेटली होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है तो वो फायदा ही तो है ना। जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली आपके, उनको अच्छा लगेगा, उनको आप पर प्राउड होगा, है ना। सो दैट्स वाई इसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं कि ये तो बस 10th है, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, 12th में ध्यान देंगे, 11th में ध्यान देंगे, नहीं। ये 10th है आपका बेस जो आपको आगे आने वाली स्टडीज़ में हेल्प करने वाली है। एंड बेस ही स्ट्रांग नहीं है तो आगे आप कैसे अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कर पाओगे। दैट्स वाई दिस क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ये ईजीएस्ट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी फ्रेंड्स को लगता है कि 10th तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतने मुश्किल कंसेप्ट्स हैं, कैसे ही कर लेंगे, कैसे करेंगे हम, अभी हमारे लेवल का नहीं है, हमसे हमारे ईजी होना चाहिए था, दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर अस। काफ़ी फ्रेंड्स को ऐसा भी लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ 11th 12th में जो डिफिकल्टी का लेवल आप देखोगे ना, आपको 10th बहुत ईजी लगेगी उस टाइम पर, ठीक है। 11th में तो एकदम जंप आएगा, 10th में जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत बेसिक है, 11th में जाती एकदम गैप आपको देखने को मिलेगा डिफिकल्टी लेवल में। इसलिए मैं बोल रही हूँ 10th बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ईजीएस्ट क्लास है ये आपकी, एंड यू कैन ईजिली डू इट। मैं 12th में होकर एक्सपीरियंस के साथ आपको ये बता रही हूँ, ओके। सो दैट्स वाई यूज दिस टाइम वेरी वेल, बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, प्रोकास्टिनेट अब आप नहीं कर सकते बिकॉज ये तो एंड टाइम है, इसको वेस्ट कर देना तो फिर तो आपके मार्क्स गए, ओके। सो यू हैव टू यूज दिस टाइम नाउ। एंड जितने भी इससे रिलेटेड मैंने टिप्स थी वो समराइज ही कर दी हैं, ये एक ऑनेस्ट टॉक थी जितने भी मैं क्लास 10th फ्रेंड्स के साथ करना चाहती थी जो ये वीडियो देख रहे हैं। आई होप कि आपकी थोड़ी बहुत नर्वसनेस कम हुई होगी एंड एक आपको क्लियर हो गया होगा कि अब किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या माइंडसेट रखकर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, ओके। एक्सपीरियंस का मैंने अपने स्पेसिफिकली जिस दिन मैं बोर्ड एग्जाम देने गई थी, कैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स हुए हैं, वो एक्सपीरियंस का वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, और बहुत हमने क्लास 10th के वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आगे भी हम लाइव सेशंस करेंगे, सैम्पल पेपर्स करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।